दरअसल ये वीडियो है 29 अक्टूबर की, जिस दिन अनिल कुमार अपने इलेक्शन कैंपेन को लेकर देवघरा विलेज पहुंचे, लेकिन गांव वाले उसे देखते ही भड़क गए और पत्थरबाजी करने लगे। इसके जस्ट एक दिन बाद अवधेश सिंह जब दयालपुर अपने कैंपेनिंग के लिए पहुंचे, वोट मांगने के लिए गए, तो गांव वालों ने उनसे पूछा कि आखिर आप 10 साल से कहां थे जो अब वोट मांगने के लिए आ गए हैं। लेकिन यकीन मानो उनका मुंह देखने वाला था, लेकिन वो इतना लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे कि वहाँ पे वो समझा रहे थे कि कैसे हम 10 साल में यहाँ नहीं आए और डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही तो ट्रिक है लोगों को मैनिपुलेट करना। लेकिन इस लिस्ट में और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको अपने कैंपेन छोड़ के भागना पड़ा, जिसमें अक्सर नेता बीजेपी के हैं। लेकिन असली सवाल है कि क्यों बिहार के लोग अपने नेता को कैंपेन करने के लिए अपने गांव घुसने नहीं देते थे। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और आखिर क्यों बीजेपी और कांग्रेस इतना जोर शोर से लग गए थे बिहार के इलेक्शन को जीतने के लिए। चलिए समझते हैं बिहार के ओवरऑल इलेक्शन एक्सपीरियंस को। 6 अक्टूबर 2025 को बिहार के इलेक्शन डेट को अनाउंस किया गया, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू दोनों वादा करने शुरू कर दिए और एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने में जुट गए। लेकिन इलेक्शन से पहले दोनों पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च किया और रैलीज निकाली गई, कास्ट बेस्ड आउटरीच किया और वोटर लिस्ट रिवीजन SIR पे भी लड़ाई हुई। जैसे कि नीतीश कुमार ने अपने मैनिफेस्टो में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को टारगेट किया और 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया। वहीं बीजेपी ने डेवलपमेंट करने की बात कही। वहीं मोदी जी ने अपने रैली में वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी और 10,000 छोटे मोटे बिजनेसेस करने के लिए औरतों को प्रॉमिस किया। वहीं अपोजिशन पार्टी आरजेडी ने बैकवर्ड क्लास के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और तेजस्वी यादव ने यूथ आउटरीच किया और हर एक फैमिली से ये वादा किया कि एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। राहुल गांधी और कांग्रेस साथ मिलकर जॉब क्रिएशन और माइग्रेशन रोकने की बात करी। ये सब तो वादे हैं जो कि हर एक इलेक्शन पीरियड में बात करी जाती है। लेकिन जरूरी ये है कि कौन सा पार्टी और नेता ग्राउंड लेवल पे काम करती है। इसके लिए बिहार का पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्ट्री समझना जरूरी है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के सीएम रहे, जो कि पहले जनता दल का हिस्सा था, लेकिन बाद में जाके 1997 में आरजेडी बनी। वैसे तो लालू यादव 1997 तक ही बिहार का सीएम रहे, क्योंकि जब उनका नाम चारा घोटाला में आया तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने पत्नी रबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया। इस दौरान लालू प्रसाद का मेन फोकस सामाजिक न्याय पर था, जिसमें सबसे बड़े सपोर्टर ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग थे। जबकि इनके सीएम पीरियड में आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, ये सब पे ज्यादा काम नहीं किया गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस दौरान बिहार का पर कैपिटा इनकम में भी गिरावट आई थी। लेकिन इनके 15 साल के सीएम पीरियड में बहुत सारे करप्शन के एलिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ही खराब सिचुएशन हो गया था। जैसे असर स्कैम की वजह से लालू प्रसाद यादव को सीएम पद से रिजाइन देना पड़ गया था। उस टाइम जंगल राज का बहुत ही चर्चा चल रहा था, क्योंकि क्राइम रेट, किडनैपिंग, मर्डर ये सब बहुत ही आम हो चुका था बिहार में। लेकिन इन सब से बड़ा स्कैम था फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला। इसमें लगभग 940 करोड़ का घोटाला किया गया। इसमें पशु विभाग के अधिकारी और नेताओं ने मिलकर फर्जी कंपनीज के नाम पे पशुओं के लिए दवाई, चारा और डिवाइस के इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट फंड का यूज किया, जिसके वजह से आज भी इलेक्शन के टाइम पे इस स्कैम को हाईलाइट किया जाता है। जिसके बाद 2005 में बिहार का सीएम नीतीश कुमार बने। इन्होंने 2005 से लेकर 2024 तक टोटल 6 बार अलग अलग पार्टीज के साथ अलायंस बनाया। नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती साल में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का काम किया और जंगल राज को खत्म करने पर प्रायोरिटी दिया। जिसके बाद क्राइम रेट जैसे किडनैपिंग और मर्डर को कम करने का काम किया। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स को निकाली गई, जैसे कि मुख्यमंत्री बालिका योजना, जीविका और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इनके करप्शन का लिस्ट भी बहुत लंबा, जैसे 11,412 करोड़ का स्कैम, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट स्कैम, मॉरल और पॉलिटिकल करप्शन और भी बहुत सारे हैं।
चलिए अब बात करते हैं बिहार के इलेक्शन के बारे में। बिहार के इलेक्शन डेट को अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने MCC मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया, जिसका बेसिक मतलब है इलेक्शन को फेयर और फ्री तरीके से करवाना। लेकिन आखिर ये कितना फेयर तरीके से हुआ, चलिए जानते हैं। 30 अक्टूबर को मोकामा में, जो कि बिहार के बाहुबली एरिया के नाम से फेमस है, लेकिन जब वहाँ पे रैलीज निकाली जाने लगी तब जनसुराज के एक वर्कर दुलार चंद यादव को गोली मार करके हत्या कर दी गई। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर और वर्कर ने MCC रूल को तोड़ने की कोशिश की और कईयों ने तो इसका ख्याल भी नहीं किया, जैसे RJD के कैंडिडेट शमशाद अहमद ने 9 अक्टूबर को फेज 2 पोलिंग के जस्ट एक दिन पहले एक पेजेशन रैली को निकाला बिना डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन के, जिसमें एब्यूज स्लोगन भी बोली गई, जैसे दूसरे पार्टीज पर पर्सनल गालियां, जो कि MCC रूल के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पे 17, 24, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को विमेन बेनिफिशियरी को 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए। ये सब खुलेआम चल रहा था, जिसके बारे में RJD के लीडर मनोज झा ने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा था। फिर भी ये ट्रांसफर रुके नहीं, जबकि मनोज झा ने 1 नवंबर को ही ये बोला था कि अगला मनी डिस्ट्रीब्यूशन 7 नवंबर को होगा। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि MCC अनाउंस होने के बाद 6 अक्टूबर से कोई भी न्यू बेनिफिट या स्कीम्स को नहीं लाई जा सकती है। ये रूल के बिल्कुल खिलाफ है। ये जाहिर सी बात है, ये एक तरीके से रिश्वत ही था, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं होने दिया। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने जैसे BJP को खुली छूट दे रखा था। बिहार के इस चुनाव में हजारों ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पे जिन लोगों ने पहले दूसरे राज्यों में वोट दे चुके थे, उसने बिहार में भी आके वोट किया। इसे देखिए, BJP सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रभात कुमार उत्तराखंड और बिहार दोनों जगह पे वोट दिया। BJP के वर्कर नागेंद्र कुमार, जिसने दिल्ली और बिहार दोनों जगह पे वोट डाला। संतोष ओझा बिहार पूर्वांचल मोर्चा के प्रेसिडेंट, जिसने दिल्ली और बिहार दोनों जगह पे वोट दिया। ये सब वो लोग थे जिसने खुद से अपने फोटोज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ये बता रहे थे कि मैंने यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे वोट डाला। कईयों के तो EPI नंबर भी वेरीफाई हो चुका था, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर को ही SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लागू कर दिया था। फिर भी ये सब खुलेआम चल रहा था, जबकि आम आदमी के प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने ये साफ नाम और एविडेंसेस के साथ बताया कि किस तरह BJP के नेता वोटर फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने इन सब पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया, जबकि इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता था, जो कि वो सालों से यूज भी कर रहा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने खुद के गाइडलाइन के खिलाफ जाते हुए इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया। तो बताइए कि ये इलेक्शन कितना फेयर तरीके से हुआ। यहाँ खुले तौर पे इलेक्शन कमीशन ने BJP को छूट दे रखा था, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतना प्रूफ होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। BJP ने स्पेशल ट्रेन के जरिए हजारों लोगों को बिहार भेजा ताकि वो बिहार जाके वोट दे सके, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कपिल सिब्बल ने बताया कि 3 नवंबर को 4 स्पेशल ट्रेन हरियाणा से चलाई गई ताकि बिहार तक वोटर्स को ले जाया जाए। तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली, और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे। जबकि रूल्स में ये साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अपने खर्चे पे कोई भी व्हीकल हायर करके लोगों को वोटिंग के लिए भेज नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। जबकि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे एक्शन ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पूरे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बायस तरीके से वोटिंग कराया, क्योंकि जिस लेवल की इस चुनाव में हेराफेरी की गई है, इसका प्रॉफिट सिर्फ BJP को हुआ है। यहाँ पर मैं कोई एक स्पेसिफिक पार्टीज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ गलती है इलेक्शन कमीशन की। अगर वो अपने गाइडलाइन और रूल के हिसाब से चुनाव करवाता तो यहाँ कोई भी गलती और स्कैम नहीं